आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं। यानी कि जो हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेखन कला और शहरी जीवन, मेसोपोटामिया के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे कि जो विश्व की जो प्रमुख जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया का भी अपना एक अहम रोल है, अहम हिस्सा है। और ये कहा था मैंने कि जो वर्तमान मेसोपोटामिया है वो वर्तमान इराक गणराज्य का हिस्सा है। इराक गणराज्य यानी कि मेसोपोटामिया वर्तमान इराक गणराज्य का हिस्सा है। और जो मेसोपोटामिया जो शब्द है, मेसोपोटामिया जो शब्द है उसके लिए मैंने बताया था आपको कि मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के शब्द मेसोस, यानी कि यूनानी भाषा के शब्द मेसोस, और मेसोस का मतलब क्या होता है? मध्य। और पोटेमोस नदी से मिलकर बना। यानी कि मेसोपोटामिया का पूरा अर्थ क्या हो गया कि मध्य का वह भाग जो नदियों से मिलकर बना है, क्या कहलाता है? मेसोपोटामिया। और जो मेसोपोटामिया है वो किन दो नदियों के मध्य स्थित है? दजला और फरात। और फरात, दजला और फरात। यानी कि जो मेसोपोटामिया है वो आपके दजला और जो फरात नदियां हैं उनके मध्य में स्थित है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि इतिहास को जानने के स्रोत। भाई एक चीज तो मैंने बता दी थी कि उत्तर में असीरिया हो गया, आपके दक्षिण में बेबीलोनिया वाला क्षेत्र हो गया। अब एक चीज और देखी थी पिछले टॉपिक में हमने कि इतिहास को जानने के स्रोत, कि आप अगर किसी भी क्षेत्र के इतिहास को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ स्रोतों का होना आवश्यक है, कुछ ऐसी चीजें जिनसे आप अपने इतिहास की जानकारी जुटा सकते हैं, जिनमें मैंने आपको बता दिया था, चाहे आपके वो इमारतें हो, आभूषण हो, मुद्राएं हो, या लिखित दस्तावेज हो, या मिट्टी की पट्टिकाएं हो, या मनके हो, या कई चीजें होगी, कब्र हो, जो हमें इतिहास की जानकारी देने में क्या है? मददगार होती है। कि खुदाई में मिलने वाली कोई भी चीज है, उस चीज से हम उस काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक हमने आपको बता दिया था, यहां तक हमने पढ़ लिया था कि इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। अब देखिए जो यूरोपवासी हैं, आगे चलते हैं। यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोपवासी मेसोपोटामिया को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारे जो पूर्वज है ना, वो कहां से आए हैं? मेसोपोटामिया से। यानी कि यूरोपवासी ये मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो मेसोपोटामिया से आए हैं, इसीलिए वो आज भी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसको श्रेष्ठ मानते हैं, अपने लिए मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनका जो उद्भव था स्थल वो भी क्या था? मेसोपोटामिया। इसीलिए ये इसको क्या मानते हैं? अपने लिए हितकारी मानते हैं। ठीक है, अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इनका मानना था बाइबल, बेटा बाइबल एक किताब है, बाइबल। और आपको पता है कि जो अंग्रेज है उनका धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो कौन सी है? बाइबल। याद रखेंगे, ईसाई धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो कौन सी है? बाइबल। तो जो यूरोपवासी है वो अंग्रेज है और उनका जो धर्म कौन सा है?
ईसाई धर्म, तो वो क्या है कि जो मेसोपोटामिया है उसको अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो ईसाइयों की जो पुस्तक है बाइबिल, इसका जो प्रथम भाग है, बाइबिल का जो प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, ये देख लीजिए, एक बाइबिल का प्रथम भाग, यानी कि बाइबिल का जो प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, इसके अनुसार ये देखो, अभी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यूरोपवासी मेसोपोटामिया को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अनुसार यह है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है ना, उसमें एक चीज दी गई है कि इस ओल्ड टेस्टामेंट जो किताब है उसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, बुक ऑफ जीनेसिस, बुक ऑफ जीनेसिस। ये देख लीजिए भाई, बाइबिल है, बाइबिल किताब में एक भाग है ओल्ड टेस्टामेंट। इस ओल्ड टेस्टामेंट में या इस ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक है जिसमें टॉपिक है आपके बुक ऑफ जेनेसिस। उसमें क्या है, एक शब्द लिखा हुआ है शिमार, शिमार। इस बुक ऑफ जेनेसिस में एक शब्द लिखा हुआ है आपके सीमार, और इस सीमार का मतलब ये होता है, इसका तात्पर्य देख लीजिए, सीमार का उल्लेख ये होता है कि सुमेर ईंटों से बने शहर। ये देख लीजिए आप, अब इसको समझिए आप, अब आसानी से समझ में आ जाएगा कि यूरोपवासी मेसोपोटामिया को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके पीछे का लॉजिक देखिए आप। इनकी पवित्र पुस्तक है बाइबिल, ईसाई धर्म है और ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है बाइबल। बाइबल का एक प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट। इस ओल्ड टेस्टामेंट में एक उदाहरण दिया हुआ है बुक ऑफ जीनेसिस का, बुक ऑफ जीनेसिस का उदाहरण दिया गया है जिसमें एक शब्द सीमार, और सीमार का मतलब होता है सुमेर ईंटों से बने शहर। और आपको मैं बता दूं, मेसोपोटामिया में एक जगह है सुमेर, सुमेरियन भाषा बोली जाती है। तो इनको ये लगता था कि जो सीमार जो शब्द है वो हमारी सभ्यता से रिलेटेड है, और सीमार का मतलब होता है सुमेर की ईंटों से बना हुआ शहर। तो ये सीधा सा अपने आप को किससे जोड़े रखते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़े रखते थे। कौन से? यूरोपवासी। यानी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि यूरोपवासियों का यूरोपवासी मेसोपोटामिया को क्यों महत्वपूर्ण मानते थे, तो आप ये लिखेंगे, ये बताएंगे कि सबसे बड़ा जो लॉजिक है इस चीज को मानने का, कि ईसाइयों की जो प्रमुख पुस्तक है बाइबल, उसका प्रथम जो भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें उसके एक भाग में या कहीं पर उल्लेख किया गया है बुक ऑफ जीनेसिस में, जिसमें एक शब्द सीमार, और इस सीमार का अर्थ वहां पर होता है सुमेर ईंटों से बने शहर। अर्थात उनको ऐसा लगता है कि जो सुमेर की जो ईंटों से बने हुए शहर है उनका कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज है उनसे सीधा सा संबंध है। इसीलिए जो यूरोप के लोग हैं, यूरोपवासी, वो मेसोपोटामिया सभ्यता को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है? यस सर, यस सर। फिर भाई इसको महत्वपूर्ण मानते हैं, और जो यूरोपवासी है, पुरातत्वविद हो या ओल्ड टेस्टामेंट के सिद्धांत के आधार पर भी इस चीज को अपनाते हैं। अब ओल्ड टेस्टामेंट का सिद्धांत क्या है मैं आपको बता देता हूं। अब आपको बाइबिल का जो ओल्ड टेस्टामेंट का सिद्धांत है उसमें कहानी है जिसमें बताया गया है कि इस सृष्टि पर जो जीव की उत्पत्ति हुई, या यूरोप मेसोपोटामिया की अगर उत्पत्ति का कुछ सिस्टम है कैसे हुई, तो वो आपको इसमें मैं बता देता हूं। बाइबिल के अनुसार, यानी बाइबिल ये कहती है कि एक नोआ नाम का व्यक्ति है, नोआ, 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 और बाइबिल ये कहती है कि एक समय ऐसा आया था बहुत पहले, बहुत पहले क्या आया था, एक समय ऐसा आया था
पृथ्वी पर जल प्लावन की घटना हुई, जल प्लावन, यानी कि चारों तरफ पानी पानी हो गया, बाढ़ आ गई भयंकर तरीके से, और ऐसा लग रहा था कि पूरी पृथ्वी जो है वो इस पानी के वेग से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बाइबल के अनुसार पढ़ रहे हैं हम, रियलिटी है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल का सिद्धांत है वो ये कहता है कि इस पृथ्वी के ऊपर भयंकर रूप से जल प्लावन की घटना हुई, और ऐसी घटना हुई कि ऐसा लग रहा था कि जल प्लावन की जो घटना है वो पृथ्वी को क्या कर देगी, पूरी तरह से नष्ट कर देगी। लेकिन उसी समय जल प्लावन से बचाने के लिए उस परमेश्वर ने, यानी कि उस ईश्वर ने एक नोआ नाम के व्यक्ति को क्या है, बड़ी सी जो नाव होती है वो देकर भेज दिया। यानी कि पृथ्वी के ऊपर संकट आ गया, बहुत भयंकर पानी पानी हो गया, जल प्लावन की घटना हो गई, ऐसा लग रहा था कि ये पृथ्वी अब नष्ट हो जाएगी। तो उस समय उस विधाता या परमेश्वर ने नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना और उसको एक बड़ी सारी नाव देकर भेज दिया पानी में। और नोआ जब पानी में आया नाव लेकर, तो उसने देखो क्या किया, नोआ ने क्या किया, एक विशाल जो नाव थी उसको बनाया और सभी जंतु, जो जितने भी जीव जंतु थे उनके एक एक जोड़े को इस नाव में बिठा लिया। यानी कि उस ईश्वर ने नोआ नाम के व्यक्ति को भेज दिया पानी की घटना से बचाने के लिए। उसने नाव बनाई और नाव बनाकर ये पानी में चला गया, और उसने उस समय इस सृष्टि या पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव थे उन सभी जीवों के एक एक जोड़े को क्या रख लिया, अपनी नाव में बिठा लिया और उनको बचा लिया। और बाकी जितने भी लोग थे वो क्या हो गए, जल प्लावन का शिकार हो गए, वो सभी मर गए। और नोआ नाम के व्यक्ति ने प्रत्येक जितने भी जो जीव जंतु थे उनके सभी के एक एक जोड़े को क्या कर लिया, जल प्लावन की घटना से क्या कर दिया, बचा लिया, उनको नष्ट होने से क्या कर लिया, बचा लिया। ताकि उसका मानस ये था कि अगर मैं एक एक जोड़े को बचा लूंगा ना तो आगे सृष्टि चलती रहेगी और फिर से संतान उत्पत्ति होगी और ये सृष्टि ऐसे कैसे वापस बन जाएगी। अगर उस समय सारे खत्म हो जाएंगे तो सृष्टि चलेगी नहीं, कोई रहेगा नहीं इस धरती के ऊपर। तो ईश्वर ने भी इस चीज का एक दिया कि नोआ नाम के व्यक्ति को चुना और उसको वहां भेज दिया और उसने बड़ी सी नाव बनाई, और नाव बनाने के बाद में उसने जो भी जीव जंतु थे पृथ्वी के ऊपर उन सभी के एक एक जोड़े को क्या कर लिया, नाव में बिठा लिया और उनको सुरक्षित बचा लिया। अब क्या है, अब इस प्रकार की कई कहानियां हैं जो पारंपरिक है। ये कहते हैं कि ये कहानी सत्य भी हो सकती है या कहते हैं कि ये केवल कल्पना भी हो सकती है। तो यानी कि मेसोपोटामिया की जो परंपरागत साहित्य है जो भी, उसमें इस प्रकार की कई कहानियां मिलती है। यानी कि इस प्रकार की जो कहानियां है ना, नोआ वाली जल प्लावन की घटना, तो मेसोपोटामिया की कई ऐसे साहित्य हैं जिसमें इस प्रकार की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है कि हाँ, कि जब पृथ्वी के ऊपर जल प्लावन की घटना हो रही थी, पृथ्वी बिल्कुल नष्ट होने वाली थी, पानी की घटना हो रही थी, उस दौरान उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बचाने के लिए या पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव जंतु है उनको बचाने के लिए नोआ नाम के एक व्यक्ति को भेज दिया। और नोआ ने क्या की, एक बड़ी सी नाव बनाई और बड़ी सी नाव में जीव जंतुओं के एक एक जोड़े को क्या कर लिया, उसमें बिठा लिया और जल प्लावन की घटना से उनको क्या कर लिया, बचा लिया। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, कई घटनाएं, उनका उल्लेख क्या है, जो मेसोपोटामिया का परंपरा जो पुराना साहित्य है उसमें भी इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी मिलती है। और इन कहानियों का जो मुख्य पात्र है उसको जीव शूद्र कहा जाता है, जीव शूद्र, जीव शूद्र। यानी कि ये जो परंपरागत साहित्य की जो कहानियां हैं उन कहानियों का जो मुख्य किरदार था उसको क्या कहा गया, जीव शूद्र या उतना पिष्टिम, उतना पिष्टिम, उतना पिष्टिम। ये लो, यानी कि मेसोपोटामिया की जो भी परंपरागत साहित्य में इस प्रकार की कहानियां हैं उन कहानियों का जो मुख्य किरदार था वो कौन था, जीव शूद्र या उतना पिष्टिम। तो ये हो गया आपके जल प्लावन की घटना का उदाहरण कि किस प्रकार से बाइबल ये कहता है। और हम यह जानने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण है, क्यों, कैसे, तो उसका उदाहरण आपको ये देना है कि क्यों मानते हैं, क्यों, क्योंकि यूरोप वासियों की प्रमुख पुस्तक धर्म तो क्या है, ईसाई, और ईसाइयों का प्रमुख जो पुस्तक है जैसे अपनी रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भगवत गीता है,
गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों की, कुरान है इस्लाम की। तो अलग अलग धर्म की अलग अलग पुस्तकें हैं। तो वैसे ईसाई धर्म की जो पुस्तक है वो है बाइबल। बाइबल का एक सिद्धांत है प्रथम भाग में ओल्ड टेस्टामेंट, जिसमें एक भाग है, एक कथन है या एक किताब है बुक ऑफ जीनेसिस, जिसमें एक शब्द सीमार, सीमार का अर्थ होता है सुमेर ईंटों से बना शहर या नगर। इसीलिए वो क्या है, इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। और जब 1880 के बाद में जब इस मेसोपोटामिया की खुदाई चालू हो गई थी, उसमें भी यूरोपवासियों की बहुत रुचि थी और जानने का प्रयास किया था। और फिर एक ऐसी घटना हुई जो भी इस चीज को दिखाती है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत घोर संकट आया, पानी पानी हो गया, बाढ़ का रूप ले लिया और ऐसा लगने लग गया कि ये पृथ्वी क्या हो जाएगी, अब नष्ट हो जाएगी। ये चीज कौन कह रहा है? बाइबल का एक सिद्धांत ओल्ड टेस्टामेंट। सत्य है या नहीं है ये बात की बात है, इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट का सिद्धांत ये कह रहा था उस समय कि साहब पृथ्वी के ऊपर पानी पानी हो गया पूरा, और जो पूरी सृष्टि थी वो क्या हो रही थी, नष्ट होने वाली थी। लेकिन उसी समय उस परमेश्वर, उस भगवान, उस ईश्वर ने क्या किया, एक नोआ नाम के व्यक्ति को चुना कि भाई तू जा और इनकी मदद कर, तू इनको बचा। नोआ नीचे आया और उसने एक बड़ी सी नाव बनाई लकड़ी की। जब चारों तरफ पानी पानी हो गया तो पानी में डूबता क्या नहीं है, लकड़ी की नाव। तो लकड़ी बना ली, लकड़ी की नाव बना ली, और उसने सारे जीव जंतु मर रहे थे तो उसने क्या किया, सबको बचाना मुश्किल था, सब एक नाव में आ नहीं सकते थे, तो उसने क्या किया, प्रत्येक जीव जंतु के एक एक जोड़े को, यानी एक एक जो जोड़ा था उसको सुरक्षित रख लिया और अपनी नाव में सुरक्षित रखकर उनको बचा लिया। और फिर इस प्रकार से आगे की ये चीजें चलती रही। मेसोपोटामिया की जो परंपरागत जितने भी साहित्य हैं उनमें इस प्रकार की कई प्रकार की घटनाओं का जिक्र हुआ है, जिसमें जो इसका मुख्य किरदार है वो जीवशूद्र या उत्नापिष्टिम कहलाता है। ठीक है, यानी कि, और मैंने कहा था कि इतिहास को जानने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, बहुत से स्रोत होते हैं। मिट्टी की पट्टिका, तो जो मेसोपोटामिया की खुदाई की गई थी ना, तो वहां पर एक पट्टिका मिली है, एक पट्टिका मिली है मेसोपोटामिया में। उस पट्टिका में भी, यानी मेसोपोटामिया में एक पट्टिका मिली है, उस पट्टिका में भी इस जल प्लावन की घटना का क्या है, विवरण है। यानी कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने मिट्टी की पट्टिका पे लिख दिया हो कि मेसोपोटामिया में इस प्रकार की जल प्लावन की घटना हुई थी, ऐसे ऐसे पानी पानी हो गया था, लोग मर रहे थे, नोवा नाम का व्यक्ति है, बचा लिया। अब जब खुदाई की गई तो वहां पर ये पट्टिका मिल गई, तो जिससे इस चीज का पता लगता है, ऐसे मानते हैं कि इस प्रकार की घटना हुई होगी। और वही चीज आज क्या है, बाइबल में भी है कि भाई इस प्रकार से घटना घटित हुई है जल प्लावन की। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, पट्टिका मिली, जिससे लोगों ने माना कि हो सकता है, मानते होंगे लोग उस समय के, कि उस समय ये घटना हुई और इस समय नोआ नाम के व्यक्ति ने इस सृष्टि को नष्ट होने से क्या कर लिया, बचा लिया। कोई दिक्कत? सर ठीक है बेटा। नो सर। अब देखिए मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। ज्योग्राफिकल पॉइंट आ गया यहाँ पर, भूगोल का पॉइंट आ गया एक, कि जो मेसोपोटामिया है वो, और उसकी जो भौगोलिक संरचना है वो किस प्रकार की है। यानी कि मेसोपोटामिया का जो भौगोलिक आधार है वो किस प्रकार का है। भौगोलिक आधार हम भी देखते हैं, जैसे अपने भारत का भौगोलिक आधार अपन देखें तो अपन ये कहेंगे कि इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, आप दक्षिण में आ जाओ हिंद महासागर है, पूर्व की तरफ आ जाओ बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम की तरफ आओ रेगिस्तान बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया भौगोलिक संरचना कि किस दिशा में क्या क्या होता है। तो मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया 4 दिशाएं हैं, याद रखेंगे आप, 4 दिशाओं का विशेष ध्यान रखेंगे आप। ऐसे
जैसे ये हो गया उत्तर ऊपर, ये इसके दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ये 4 दिशाएं हो गई। अब दिशाओं से पता लग जाएगा कि कौन सी दिशा में कौन सी चीज है। जैसे भारत का नक्शा भी ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से नक्शा बना हुआ है। तो अब पता लग जाएगा भाई ये उत्तरी एरिया हो गया, ये पूर्वी एरिया हो गया, दक्षिणी एरिया हो गया, ये पश्चिमी एरिया हो गया, अलग अलग एरिया हो गए। तो उस समय जो मेसोपोटामिया था उसको जानने का हम प्रयास करते हैं कि इसके उत्तर में तो क्या है, पूर्व में क्या है और दक्षिण में क्या है। देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया था 2 नदियां बनी हुई है, ये तो है फरात और ये है दजला। फरात और दजला नदियां हैं दोनों। दजला और फरात नदियों के बीच में जो क्षेत्र है वो कौन सा है, आपके मेसोपोटामिया। दजला और फरात नदी के बीच में जो क्षेत्र बना हुआ है वो आपके है मेसोपोटामिया, ठीक है। अब इसमें दिशा का देख लीजिए, इसके उत्तर दिशा में क्या है, पूर्व दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में क्या है, पश्चिम दिशा में क्या है, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। इसके पूर्वोत्तर, एक शब्द है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर 2 शब्द है यहां पर, पूर्व और उत्तर। तो जैसे ये उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पूर्वोत्तर कौन सा हो गया, ये एरिया, यानी कि ये जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पूर्वोत्तर के बारे में जानेंगे कि जो मेसोपोटामिया का जो पूर्वोत्तर भाग है उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब जो पूर्वोत्तर भाग है इसके लिए कहा जाता है कि ये क्या है, भाग हरा भरा है, हरा भरा सबसे पहला, यानी कि इसका जो पूर्वोत्तर भाग है वो क्या है, हरा भरा है। और यहां पर क्या है, ऊंचे नीचे मैदान बने हुए हैं। यानी पहली विशेषता क्या लिखेंगे कि मेसोपोटामिया के जो पूर्वोत्तर भाग है वो क्या है, हरा भरा है, यानी बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, घास फूस है। और यहां पर जो मैदान बना हुआ है वो क्या है, ऊंचा नीचा है। यानी पर्वत के भाग को थोड़ा सा देखेंगे तो कई जगह मैदान को देखो ना, मैदान कहीं पर ऊपर है, कहीं कहीं नीचे है। तो जो मैदान बना हुआ है वो ऊंचे नीचे बना हुआ है, ठीक है। और इसकी जो पर्वत श्रृंखला है, इधर की पर्वत श्रृंखला, यहां पर क्या है, वृक्ष, बहुत ज्यादा वृक्ष है। यानी कि जो पूर्वोत्तर भाग है वो पहाड़ी एरिया है मान लीजिए थोड़ा सा, और इस पहाड़ी एरिया पे क्या है, ये हरा भरा रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है, ऊंचा नीचा मैदान है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में क्या है, वृक्ष है, पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा वृक्ष है। और जब पहाड़ी एरिया है तो सीधी सी बात है, यहाँ के बारे में, यहाँ पर स्वच्छ झरने बहते हैं। यानी पहाड़ी एरिया है तो यहां पर क्या है, स्वच्छ झरने भी क्या है, बहते हैं, ठीक है। और जंगली फूल, यहां पर होने वाले जो जंगली फूल है वो भी हमें यहां पर प्राप्त हो सकते हैं या हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और यहां पर अच्छी वर्षा होती है, अच्छी वर्षा। और ये कहा जाता है कि आज से लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व यहां पर कृषि कार्य होना प्रारंभ हो गया था। यानी कि ये कहा जाता है कि जो पूर्वोत्तर भाग है मेसोपोटामिया का, यहां पर पूर्वोत्तर भाग में जो पूर्वोत्तर जगह है वो क्या है, बिल्कुल हरी भरी। यानी कि मेसोपोटामिया का जो पूर्वोत्तर भाग है वो क्या है, हरा भरा है, ठीक है। उसके बाद में
हरा भरा होने के बाद में यहाँ का जो मैदान है वो क्या है, ऊंचा नीचा बना हुआ है, थोड़ा सा पर्वतीय एरिया है। पर्वतीय एरिया में आप जाओगे ना तो जमीन कहीं पर ऊपर है, कहीं पर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे, इस प्रकार का उबड़ खाबड़ टाइप में बना हुआ है। तो यहाँ की जमीन क्या है, ऊंचे नीचे मैदान बने हुए हैं, ऊंचे नीचे मैदान बने हुए हैं। पहाड़ है, इधर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पूर्वोत्तर भाग है उधर क्या है, पहाड़। जैसे आप अपने उत्तर भारत के उत्तर की बात करें, उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर भारत का भी पूर्वोत्तर आप देखेंगे ना, पूर्व और उत्तर के बीच का एरिया, वहां पर भी पहाड़ है। हिमालय का पहाड़ कहाँ है, कंचनजंगा, K2 हिमालय कहाँ है, आपके उत्तर पूर्व की दिशा में ही है। तो इधर की अपन बात करें पहाड़, अब पहाड़ है तो पहाड़ के ऊपर क्या है, पेड़ पौधे भी होंगे, भयंकर रूप से जंगल भी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो भाग है वो हरा भरा है, ऊंचा नीचा मैदान बना हुआ है और पर्वत श्रृंखला बनी हुई है, और पर्वत श्रृंखला के साथ साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, वृक्ष भी लगे हुए हैं। और पहाड़ी एरिया होने की वजह से यहाँ पर स्वच्छ झरने भी बहते हैं, जो पानी के झरने हैं वो भी यहाँ बहते हैं, जंगली फूल यहाँ पर मिल जाते हैं, और अच्छी बरसात होती है, जिसका संकेत यह है कि अगर कृषि की जाए तो कृषि के लिए यहाँ पर अच्छी बरसात होती है। और ये कहा जाता है कि आज से लगभग 7 से 6 हजार ईसा पूर्व यहाँ पर कृषि कार्य होता था। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। अब आपके देख लीजिए उत्तर, पहले हमने पूर्वोत्तर देख लिया, अब फिक्स उत्तर का अध्ययन करेंगे। उत्तर, पहले पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर की दिशा, अब अपन देखेंगे आपके उत्तर। अब जो उत्तर है आपका वो क्या है, ऊंची भूमि पर है, ये बिल्कुल ऊंची भूमि पर है। ये लो, आपकी जो उत्तर है वो मेसोपोटामिया का जो उत्तर है वो कहां पर है, ऊंची भूमि पर, जहां पर स्टेपी घास के मैदान है, स्टेपी घास के मैदान, याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि उत्तर जो है वो ऊंची भूमि पर है, और यहां पर स्टेपी घास, एक प्रकार की घास होती है बेटा, स्टेपी घास। मेसोपोटामिया के जो उत्तरी भाग है वहां पर पाए जाने वाली जो घास है उसको क्या नाम दिया गया है, स्टेपी घास। जैसे और भी कई जगह होती है जहां पर घास का अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे एक होती है पंपास, कहीं पर घास को पंपास कहते हैं, कहीं पर सवाना कहते हैं, कहीं पर डाग कहते हैं, कहीं पर वेल्ड कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि घास को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मेसोपोटामिया में जो घास होती है उस घास का नाम क्या है, स्टेपी घास के मैदान। और अन्य घास का नाम मैंने बता दिया कि घास को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, स्टेपी हो गया, पंपास हो गया, सवाना, डाग और वेल्ड। तो ये अलग अलग प्रकार की क्या है, घास के प्रकार है। तो मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग है वहां पर ऊंची भूमि है और स्टेपी घास के क्या है, मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। और अब घास के मैदान है तो सीधी सी बात है पशुपालन भी होगा, भाई घास ही घास है तो पशुओं के लिए अच्छी बात है, कोई समस्या ही नहीं है। तो यहां पर जो पशुपालन है, पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। यानी कि खेती और पशुपालन ये चीजें दोनों एक साथ चलती है कई बार। लेकिन अगर हम मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग की बात करें तो उसके लिए कहा जाता है कि जो यहाँ का उत्तरी भाग है वो ऊंची भूमि पर स्थित है, स्टेपी घास के मैदान है। स्टेपी घास के मैदान होने की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ की जो लोग है भेड़ बकरियां इनका पशुपालन करते थे। और इस क्षेत्र में खेती नहीं होती थी क्योंकि पर्वतीय भाग है, ऊंचा भाग है, घास के मैदान है, तो खेती नहीं हो पाती थी। इसीलिए यहाँ पर जो क्षेत्र है वो खेती के लिए सही नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं।
और खेती की तुलना में जो यहाँ का पशुपालन है वो आजीविका का सबसे अच्छा साधन माना गया है। ठीक है, यस सर। यस सर। फिर अब ये उत्तरी भाग है, तो यहां पर क्या है, दजला और फरात की जो सहायक नदियां हैं, दजला की जो सहायक नदियां हैं वो क्या है, ईरान तक जाने का यातायात का मार्ग है। भाई पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय एरिया है, पर्वतीय और पहाड़ी एरिया है ये। ठीक है, दजला, तो दजला जिस दिशा में है वहां के बारे में हम बात करें उत्तरी भाग की, इस उत्तरी भाग में जो नदियां बह रही है, तो उत्तरी भाग में ऊंची भूमि है, स्टेपी घास के मैदान है, पशुपालन होता है, आजीविका का सबसे अच्छा साधन है। और ये कहा जाता है कि अगर यहाँ के लोगों को ईरान जाना होता है तो सबसे सहायक नदियां है दजला की सहायक नदियां, क्योंकि नहर मार्ग और नदी मार्ग के द्वारा यहाँ के लोग क्या है, यातायात करते थे। ईरान जाने के लिए ये दजला की जो सहायक नदियां थी उसको काम में लेते थे। ठीक है, ये हो गया उत्तरी भाग। यस सर। सर वो सहायक नदियाँ कौन सी थी? बेटा सहायक नदियों का जिक्र आपकी किताब में कहीं भी नहीं है। पर्वतीय जो भाग है ना, पर्वत से जो नदियां बह के निकलती है, छोटी मोटी नदियां निकलती है जो किसी क्षेत्र विशेष तक जाती होगी, तो क्या है, दजला बड़ी नदी थी और इसके सहायक जो साथ में जो नदियां बहती थी उनमें ये क्या करते थे, पहाड़ के पास पास में यातायात मार्ग करते थे। ठीक है, अब हो गया आपके दक्षिणी भाग, मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग, सबसे इंपॉर्टेंट भाग जिसका अध्ययन हम करेंगे। दक्षिणी भाग, मेसोपोटामिया के जो दक्षिणी भाग है वो है रेगिस्तान, याद रखेंगे। यानी कि मेसोपोटामिया का भौगोलिक अगर हम बात करें तो इसका जो दक्षिणी भाग है वो क्या है, रेगिस्तान का भाग है। रेगिस्तान बिल्कुल मरुस्थल, और यही आपके मेसोपोटामिया है, क्योंकि इसके अधिकांश जो नगर है मेसोपोटामिया के, उर, मारी, बेबीलोन, वो सारे कहां के हैं, रेगिस्तान का भाग है। ठीक है, तो ये कहेंगे कि जो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग है वो क्या है, रेगिस्तानी है। और ये कह सकते हैं कि जो शहरी जीवन और जो लेखन कला है वो इस रेगिस्तान की ही देन है, रेगिस्तानी भाग की ही देन है। यहां पर क्या है, रेगिस्तान था लेकिन अब क्या है, उपजाऊ मैदान, उपजाऊ मैदान। कैसे है, आपको पता है कि जब नदी बहती है तो वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लेके आती है, मिट्टियां, और साइड में क्या करती है, जमा करती जाती है। जैसे ये नदी बह रही है, नदी बहते बहते जो इसके साथ मिट्टी आ रही है वो क्या है, बड़ी उपजाऊ होती है, तो मिट्टी क्या है, साइड में इसके किनारे क्या होती है, जमती चली जाती है। ये जमती चली गई, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है ये। और ये उपजाऊ मिट्टी आपके कहाँ है, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होने की वजह से इस क्षेत्र में ही आपकी जो शहरीकरण और लेखन कला का क्या हुआ है, विकास हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग है वो क्या है, एक प्रकार से रेगिस्तान है, लेकिन ये कहा जाता है कि सबसे पहले अगर शहरीकरण की शुरुआत हुई तो वो आपके दक्षिणी भाग से ही हुई। चाहे शहरीकरण हो या लेखन कला, इन सभी का जो उदय हुआ है अगर ये माना जाए सही मायने में, तो वो आपके मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में ही हुआ है। यानी कि ये बड़ा आश्चर्य है कि एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, मरुस्थल है, और वहां पर इस प्रकार की सभ्यताओं ने जन्म लिया, शहरीकरण हुआ, लेखन कला का विकास हुआ। और ये क्यों हो सका, किसकी वजह से सफल हो सका, दजला और फरात की वजह से, दजला और फरात।
अगर दजला और फरात नदी यहां से नहीं बहती ना तो ये भाग क्या होता, पूरा मरुस्थल होता, रेगिस्तान होता, फिर ना तो शहरीकरण होता ना ही लेखन कला होती। लेकिन दजला और फरात नदी के बहने से ये जो मेसोपोटामिया वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, आज हरा भरा हो रहा है। यहाँ पर शहरीकरण भी है, खेती भी है, उद्योग व्यवसाय सब चीजें हैं, और ये संभव हो सका है दजला और फरात नदी की वजह से। यानी अगर दजला और फरात नदी यहाँ से नहीं बहती तो ये जो पूरा क्षेत्र है वो किसका भाग होता, रेगिस्तान का, मरुस्थल का भाग होता। इन नदियां जो पहाड़ों से निकलकर रेगिस्तान में आई है, तो रेगिस्तान में आने के बाद में यहाँ पर चारों तरफ क्या हो गई है, हरियाली हरियाली है। क्यों, खेती करने लग गए, नदी बहकर आ गई, नदी आई तो पानी लेकर आई, और पानी आया तो ये खेती और सिंचाई का कार्य करने लग गए। अगर दजला और फरात नदी नहीं आती तो खेती नहीं होती तो भूमि बंजर हो जाती, बंजर होती तो कौन सी जमीन बन जाती है, रेगिस्तान का हिस्सा बन जाती। तो कहने का मतलब कभी कभी क्या है, उपजाऊ मिट्टी का अगर हम उदाहरण देके, तो ये जो नदियां है जब बहती है तो इन नदियों में कभी कभी क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के बाद में भी जो साइड का जो पानी इधर उधर हो जाता है उसको भी ये नदियों की सहायता से अपने खेतों में लेकर आ जाते हैं। तो ये हो गया कुछ जो मेसोपोटामिया है उसका भौगोलिक विस्तार, यानी कि मेसोपोटामिया का भौगोलिक विस्तार। तीन चीजों को हमने देख लिया, एक तो पूर्वोत्तर, एक उत्तर और एक दक्षिण दिशा, कि पूर्वोत्तर में क्या क्या है, उत्तर में क्या क्या देखा, और दक्षिण में हमने क्या क्या देखा है। ठीक है, यस सर। ठीक है। Yes, यानी कहने जो मरुस्थल है वही चीज हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि दजला और फरात नदियां बहकर आ रही है, उसके पानी से यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। बार बार जब नदी बहकर आ रही है तो उपजाऊ मिट्टी बहा कर लेके आ रही है, तो वहां की जो मिट्टी है वो भी क्या है, उपजाऊ होती जा रही है। इसके पास में शहर और नगरों का क्या होता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है। नगरों का विकास हुआ तो लेखन कला का भी वहां पर विकास हुआ। ठीक है, और कहने का मतलब पानी की बहुत आयात है, तो वहां के जो लोग हैं अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, मटर, मसूर आदि कई चीजों की ये क्या करते हैं, खेती करते हैं। क्यों, क्योंकि दजला और फरात पर्वत से, पहाड़ों से बहकर आती है नदियां, और इनमें हमेशा पानी बहता रहता है, और पानी की कमी रहती नहीं है खेती के लिए। तो इसलिए यहाँ के जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो अलग अलग प्रकार की क्या करते हैं, खेती करते हैं। हालांकि बरसात की यहाँ पर कुछ कमी रहती है, वर्षा की कमी रहती है यहाँ पर, लेकिन जो ऊपर से बहकर जो दजला फरात की नदियां आ रही है वो जो बरसात की कमी रहती है उसको क्या कर देती है, पूरा कर देती है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि खेती के साथ साथ यहाँ के लोग जो है वो पशुपालन का कार्य भी करते हैं, जैसे भेड़ बकरियां आदि इनको पाल लिया, खेती का कार्य करने लगे, पशुपालन करने लगे, मछली पालन, मछली का शिकार करना, मांस खाना, अन्य जो अनाज है उनको भी खाना, ये सारी चीजें इनके चलती रहती है। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब स्टेपी घास के मैदान है तो भेड़ बकरियों को पाल लिया, उनसे मांस भी मिल गया, दूध भी मिल गया। इसके साथ साथ खेती कर रहे हैं तो जंगली जो फल फूल है वो भी क्या है, इनको मिल रहे हैं। पेड़ों से मिलने वाले खजूर, विशेष रूप से खजूर, जो पिंड खजूर होते हैं वो यहाँ पर बहुत तादाद में इनको मिलते हैं। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। सब मीटिंग से लेफ्ट हो जाओ बेटा, मीटिंग से लेफ्ट हो जाइए।